हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। एक्चुअली हमारा उदित फार्मेसी और सेंट्रल फार्मेसी प्लेटफॉर्म काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है ना नाम में, इसलिए खैर दोनों जगहों पर आपको आपके फार्मेसी के रिगार्डिंग, डी फार्मा के रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है। अभी हम लोग डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप का गवर्नमेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप का गवर्नमेंट फार्मासिस्ट क्विज चल रहा है, इसका न्यू बैच में है। अभी हम लोग डे 4 का लाइव डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, हर रोज 20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं जो कि आपके पिछले गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में पूछे गए क्विज होते हैं, पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं क्विज बनाता हूँ, ठीक है। और आपको वो क्विज अटेम्प्ट करना होता है सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर। आज उसका डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए रेलवे फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट, DSSB, ESIC, इसरो, NHM, सिपाही और भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, जैसे UPSSC फार्मासिस्ट का एग्जाम आया है, देख लेना। मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा दिन भी नहीं होगा, आपके 29 जून को UPSSC का एग्ज़ाम है ना। UPSSC के एग्ज़ाम होने से पहले पहले तक में जितने भी क्विज होंगे उसमें से 10 से 15 सवाल आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में देखने को मिल जाएगा, सिर्फ क्विज से। तो ये है, मतलब चीज़ों को एनालाइज करके आपके लिए लाया गया है क्विज, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है एम्स फार्मासिस्ट 2012 में पूछा गया। कुछ क्वेश्चंस हल्के भी पूछ लेते हैं एम्स में भी, हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, बट दिक्कत ये हो जाती है कि बच्चे रिवीजन नहीं करके जाते हैं, आप लोग भूल चुके होते हैं, तो यही क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट लगने लगता है ना। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एज मैक्सिमम 30 होती है। किसी किसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी में 30, किसी में 35, किसी में 28, ऐसा होता है। हर वैकेंसीज का अलग होता है, लेकिन भैया अंडर 28, अंडर 30 रहे तो ज़्यादा बेहतर है। पहला क्वेश्चन है, इन 1665, इन 1665 में हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल की खोज किसने की थी? बताओ। एम्स फार्मासिस्ट 2012 में पूछा गया सवाल है। रॉबर्ट हुक, AG लॉरी, रॉबर्ट ब्राउन या हग्सले? तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। क्या आंसर कर रहे हो? सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? ए श्रद्धा सिंह झिल, बिल्कुल सही करी है। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल यानी कोशिका की खोज करी थी। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज करा था, न्यूक्लियस का खोज करा था। करेक्ट, हाँ। चलिए भैया, तो क्या बोल रहा है भाई, देखो। इन 1665, सन 1665 में रॉबर्ट हुक वाज ऑब्जर्व्ड अ स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप एंड सॉ टीनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, ही नेम्ड देम सेल। सिंपली आप समझो कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क को स्लाइस में देखा, स्लाइस बनाकर माइटोकॉन्ड्रिया में देखा, तो उसमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे, उसका नाम उन्होंने सेल दे दिया। यानी सेल को डिस्कवर कब किया गया? 1665 में। किसने इसको खोजा? रॉबर्ट हुक ने खोजा। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, ये डेड सेल को खोज किए थे इन्होंने। ये जो सेल की खोज किए थे वो डेड सेल था। लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? तो एंटोन वॉन लिवनहुक, एवी लिवनहुक इनको कहते हैं। एल फॉर लिवनहुक, एल फॉर लिविंग सेल। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई थी। अब देखो इससे कैसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। दूसरा सवाल उसी से रिलेटेड था कि भैया हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? बताइए भैया, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? बताइए। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवन हुक या स्लाइडेन? आप लोग जवाब दीजिए कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। और पहला लिविंग सेल का खोज किसने किया था? तो लिवन हुक ने किया था। बहुत बढ़िया। हु फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल, सबसे पहला लिविंग सेल को ऑब्जर्व किसने किया था? तो बहुत अच्छी बात है, अभी जस्ट मैंने बताया हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की खोज सबसे पहले, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का सिलेबस है पूरा, डी फार्मा का सिलेबस सारा, और एक होता है नॉन फार्मा सेक्शन। नॉन फार्मा सेक्शन तब आप पढ़िएगा जब वैकेंसीज आ जाती हैं तब, ठीक है। जब आप फॉर्म वगैरह भर देते हैं तब नॉन फार्मा पढ़ना शुरू कीजिएगा, जिसमें थोड़ा बहुत मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, थोड़ा बहुत ये कंप्यूटर वगैरह पढ़ना होता है। हु फर्स्ट ऑब्जर्व, तब तक आप फार्मा सेक्शन पर कमांड करके रखिए। हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स? लिवन हुक।
और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डी फार्मा के सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत आउट रेंज से भी क्वेश्चन आएगा, जिसको मैं यहाँ पर कंसेप्ट आपको बताता चलूंगा, ठीक है। सबसे पहला लिविंग सेल की खोज किसने की थी भाई? लीeuwenhoek ने की थी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, हमीरपुर फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, हमीरपुर फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देना, ठीक है, इसका जवाब दो। निमैटोसिस्ट इज अ, निमैटोसिस्ट क्या है? निमैटोसिस्ट इज अ हमीरपुर फार्मासिस्ट 2021 सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ऑर्गन या पार्ट ऑफ सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? हमीरपुर फार्मासिस्ट में पूछा गया सवाल है। तो निमैटोसिस्ट एक क्या कहते हैं, कह सकते हो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस था, इसको लेकर के कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपसे नहीं बन सकते हैं, है ना। हाँ, इसका आंसर होगा डी, पार्ट ऑफ अ सेल। ये अपने आप में एक कोशिका नहीं है, निमैटोसिस्ट सेल का एक हिस्सा है ना। देखो ये जेलीफिश में पाया जाता है। देखो भाई, निमैटोसिस्ट क्या होता है? एक स्टिंगिंग कैप्सूल है, डंक मारने वाली संरचना है, जो कि हाइड्रा या जेलीफिश में पाई जाती है। जैसे हाइड्रा हो गया जेलीफिश में, उसमें एक डंक मारने का सिस्टम है, काटने वाला होता है ना, कि वो उसको कोई टच करेगा तो उसको काट जाएगा। तो यह पूरी सेल नहीं होती है, यह पूरी सेल नहीं है, बल्कि कोनिडोसाइट सेल का एक भाग होती है। समझ रहे बात को? सेल का एक पार्ट होता है। निमैटोसिस्ट में ये डिफेंस और फूड कैप्चर में मदद करता है। फाउंड इन हाइड्रा, यानी निमैटोसिस्ट क्या करता है? ये अपने आप के आत्मसुरक्षा और अपना खाना को खोजने में, और ये हाइड्रा और जेलीफिश में पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पार्ट ऑफ अ सेल। ओके, चलो भैया, अब देखो अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड मैंने थोड़ा डाला है, क्योंकि मुझे सिखाना भी है। एक टॉपिक अगर कर लिए तो उससे छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन। ऐसे सवाल आ सकते हैं, निमैटोसिस्ट इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? हाइड्रा, अमीबा, अर्थवॉर्म या पैरामीशियम। तो आंसर हो जाएगा निमैटोसिस्ट पाया किसमें जाता है? तो बोलना हाइड्रा में, हाइड्रा में, जेलीफिश में। करेक्ट, बहुत बढ़िया। प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, प्लांट सेल वॉल किससे बने होते हैं? बताइए भैया ये क्वेश्चन। प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, BCCL फार्मासिस्ट 2013, BCCL फार्मासिस्ट 2013 का सवाल है, आप लोग जवाब देना। प्लांट सेल वॉल किससे बने होते हैं? लिग्निन से, हेमीसेलुलोज से, पैक्टीन से या लिपिड से? इन सब चीज़ों में से। तो देखो भैया, आपको ये पहचानना है कि सेलुलोज तो होता है, सेलुलोज तो होता है, तो इसमें क्या कहते हैं, सारी चीज़ें सेम है, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन। इसमें लिपिड दे दिया है, इसमें सेलुलोज दे दिया है। समझ रहे हो बात को? तो इसमें क्या कहते हैं, आपको ये पहचानना है कि देखो ये लिग्निन होता है, ठीक है, हेमीसेलुलोज होता है, पैक्टीन होता है, सेलुलोज होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी ही। लिग्निन, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन वगैरह, लिपिड वगैरह कहाँ से आएगा? प्लांट सेल वॉल में, सेल वॉल में लिपिड नहीं होते हैं, ठीक है। हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है, ट्यूबुलिन, लिग्निन, तो ये भी नहीं ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, बी, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से बनी होती है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पैक्टीन से, लिग्निन से। सेलुलोज सेल वॉल का प्रमुख घटक होता ये सारी चीज़ें हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, लिग्निन। लेकिन आपके सेलुलोज जो हैं मुख्य घटक होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, एंड सेलुलोज प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। थोड़ा जैसे हम लोग का सेल कितना लचीला है, देखो बड़ा बॉडी, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें सेल वॉल होता है। अब मेरा एक सवाल है, आप लोग बताना कि जो ये फंगाई होते हैं, फंगी के सेल वॉल किससे बने होते हैं? जवाब दीजिए, बताइए भैया। रेहान रजा जी कह रहे हैं प्रैक्टिकल हो गया। अच्छा चलिए, बहुत सारे बच्चों का भी नहीं हुआ है। तो फंगाई का सेल वॉल किससे बना होता है सर? काइटिन से बना होता है, काइटिन से। वेरी गुड, काइटिन से बना होता है। हाँ, फिर आप मुझे बताना बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? 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 तो भैया बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है, हाँ वेरी गुड, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर करना आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूजेज मोस्ट रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन?
यानी इसमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूजेज मोस्ट रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में सबसे तेजी से कौन डिफ्यूज करता है। बताओ, एमपी फार्मासिस्ट में पूछा गया सवाल है 2017 में, CO2, ग्लूकोज, यूरिया या अमीनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूजेस मोस्ट रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस रैपिडली क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूजेस मोस्ट रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन में रैपिडली मूव करता है, बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, CO2, ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो एसिड। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट, बताओ भैया। तो आंसर हो जाएगा CO2, बहुत बढ़िया, रैपिडली। तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड नेचर की होती है, स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल सबसे तेजी से डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूजिंग रेट सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर यूरिया, फिर ग्लूकोज, फिर अमीनो एसिड, इसलिए CO2 सबसे तेजी से सेल मेम्ब्रेन को पार करता है। स्मॉल मॉलिक्यूल फास्ट डिफ्यूजन, लार्ज मॉलिक्यूल स्लो डिफ्यूजन, ठीक है। मोहम्मद नौशाद जी बताइए भैया, क्या जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ रिप्लाई दें, क्या क्वेश्चन है भाई। रिजल्ट आने में अभी देरी है दोस्त। चलिए अगला सवाल है, बहुत फेवरेट सवाल है एग्जाम के भी, आप लोगों का भी है ना, हर एक एस्पिरेंट का अच्छा सवाल होता है। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज RRB, ESIC, HPSSC, VMC, फार्मासिस्ट एग्जाम, इतने सारे फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कह जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कह देते हैं। गोल्जी बॉडीज पैकेजिंग में मदद करता है, पैकेजिंग में मदद करता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। न्यूक्लियस आपका किस चीज़ में मदद करता है भैया, तो ये जो आपका न्यूक्लियस वाला मैटर है ना, ये न्यूक्लियस आपका कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहलाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कोशिका का क्या कहते हैं, कंट्रोल करने का, मतलब कह सकते हो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। पूरे सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यह ATP यानी एनर्जी करेंसी बनाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मुख्य भाग यही होता है। एग्जाम पॉइंट से ATP प्रोडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है। ऑन DNA प्रेजेंट होता है इसमें, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनल कंटेन इट्स ऑन DNA, बताइए भैया। विच ऑर्गेनल कंटेन्स इट्स ऑन DNA, यानी कौन से ऑर्गेनल में अपना खुद का DNA पाया जाता है। राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। इसका जवाब दीजिए। विच ऑर्गेनल कंटेन्स इट्स ऑन DNA, कौन सा ऑर्गेनल में खुद का DNA पाया जाता है। विच ऑर्गेनल कंटेन्स इट्स ऑन DNA, ऑन DNA यानी कि खुद का DNA किस में पाया जाता है, तो कौन सा है जो कि आपके ऑर्गेनल में खुद का DNA पाया जाता है। तो बहुत अच्छा आंसर आप सभी लोग कर रहे हैं, ऑप्शन ए। तो खुद का DNA भैया माइटोकॉन्ड्रिया में ना होगा, खुद का DNA माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है क्योंकि ये एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप लोग जवाब दीजिए। सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन composed mainly of, सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होते हैं। तो उसमें मेनली क्या चीज़ होता है बताओ भाई, प्रोटीन्स एंड इमल्सिफाइड फैट, लिपिड्स एंड इमल्सिफाइड फैट, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। इसका जवाब दीजिए भैया। सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल्स जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है, वो मेनली किससे बना होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो, प्रोटीन और इमल्सिफाइड फैट, या लिपिड या फिर इमल्सिफाइड फैट और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। तो आंसर हो जाएगा डी, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन का बना होता है। फॉस्फोलिपिड यानी कि समझ रहे हो, एक प्रकार का लिपिड है जो कुछ इस तरीके से होता है, हेड टेल, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर होता है, एक ऊपर है और एक नीचे, और ये प्रोटीन का बना होता है। एंड फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अनुसार मेम्ब्रेन गतिशील यानी फ्लूइडिटी होता है।
फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर एंड निकोलसन ने सन 1972 में, सन 1972 में दिया था। कब दिया था? सन 1972 में फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल का खोज जो सेल मेम्ब्रेन का, वो सिंगर एंड निकोलसन ने किया था। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसके द्वारा प्रपोज किया जाता है? हुक, सिंगर एंड निकोलसन, वाटसन एंड क्रिक, स्लाइडन। जवाब दीजिए। तो भैया फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, फ्लूइड एंड मोज़ेइक मॉडल जो होता है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है, वो किसके द्वारा प्रपोज किया जाता है, किसके द्वारा दिया गया? तो सेल मेम्ब्रेन का जो ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है वो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। किसके लिए दिया गया? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। आंसर नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 भैया आंसर करो। विच शेड्यूल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945? इसका जवाब दीजिए भैया, क्या होगा? विच शेड्यूल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945? राजस्थान फार्मासिस्ट 2011, आरजे फार्मासिस्ट 2014, DSSB फार्मासिस्ट 2021। भैया कौन सा ऐसा शेड्यूल है? हाँ, शेड्यूल से सवाल आते हैं, शेड्यूल से सवाल आते हैं। बताओ भाई कौन सा शेड्यूल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार के फॉर्म की चर्चा की गई है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के तहत? बताओ भैया। राजस्थान फार्मासिस्ट 11, 14, DSSB इतने बार पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा शेड्यूल ए। बहुत बढ़िया, शेड्यूल ए। शेड्यूल से कभी भी गलती नहीं करना है। तो शेड्यूल ए में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत उपयोग होने वाले विभिन्न फॉर्म्स दिए गए हैं। शेड्यूल ए में फॉर्म की चर्चा की गई है, शेड्यूल बी में फीस फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस, एंड शेड्यूल सी एंड C1 में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। एक चार्ट मैं आप लोगों को दिया हूँ, इसमें आज कम से कम 5 शेड्यूल आप याद कर लो। ऐसे ही 5 शेड्यूल कम से कम याद कर लो। वैसे धीरे धीरे आज 5 कल 5, ऐसे एक बार में तो याद नहीं होगा। शेड्यूल ए में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स एंड फीस। देखो फॉर्म के बारे में चर्चा किसमें की गई है? शेड्यूल ए में। ठीक है, नेहा जी का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा जी, है ना। भगवान आपको खूब तरक्की दे, खूब मेहनत करिए। ठीक है। शेड्यूल बी फीस फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस, टेस्टिंग और एनालिसिस की बात होती है तो भैया शेड्यूल बी में। शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, शेड्यूल C1 में अदर स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, शेड्यूल डी में आपका एग्जेम्प्टेड ड्रग एंड सब्सटेंसेस आते हैं। शेड्यूल E1 में पॉइजनस सब्सटेंस आता है, E1 में पॉइजनस सब्सटेंस आता है। ठीक है, हाँ। शेड्यूल F में स्टैंडर्ड ऑफ ब्लड बैंक एंड वैक्सीन्स आते हैं। फिर शेड्यूल जी में ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, ड्रग्स को जो मेडिकल सुपरविजन में लिया जाता है। शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। शेड्यूल H1 में सर्टेन एंटीबायोटिक्स एंड एंटी टीबी ड्रग, H1 में कुछ एंटीबायोटिक्स और एंटी टीबी ड्रग्स आते हैं। शेड्यूल जे में डिजीज फॉर विच क्योर क्लेम्स आर प्रोहिबिटेड। ठीक है ना। शेड्यूल के में एग्जेम्प्टेड ड्रग फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस। शेड्यूल एम वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको ऐसे स्टार लगा देता हूँ। GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की स्टडी होती है। शेड्यूल एन में किसकी स्टडी होती है? फार्मेसी रिक्रूटमेंट्स की। शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड यानी सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल पी से पीरियड यानी कि सेल्फ लाइफ पीरियड के बारे में चर्चा होता है। शेड्यूल क्यू में कलर परमिटेड इन कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल आर में स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर कॉन्डम्स, एंड शेड्यूल एस में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल टी में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। ठीक है। शेड्यूल यू में मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिक रिकॉर्ड्स। शेड्यूल वी में स्टैंडर्ड्स फॉर पेशेंट मेडिसिन। शेड्यूल एक्स में क्या होता है? नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। चलो अगला सवाल है। अब अगला सवाल है राजस्थान फार्मासिस्ट 2014 में अगेन एक क्वेश्चन आया है। विच शेड्यूल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज, है ना। हाँ, तो विच शेड्यूल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फीस एंड टेस्ट, है ना। फीस, एक सेकेंड, ठीक है। फीस एंड टेस्ट, फीस और टेस्ट फॉर एनालिसिस,
बस यही तो हो गया, शेड्यूल बी हो जाएगा ना आंसर। देखो शेड्यूल बी में हमने यही तो पढ़ा था ना, फीस फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस, है ना। तो शेड्यूल बी में हमने क्या बताया भैया, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एवं स्टेट ड्रग लेबोरेटरी द्वारा परीक्षण हेतु फीस का विवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन एमपी फार्मासिस्ट 2017। एमपी फार्मासिस्ट 2017 है। बताओ भैया, बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन, बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इंक्लूड हैं शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल सी एंड C1। तो जवाब दो भैया। तो बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन, वेरी गुड, शेड्यूल C1, शेड्यूल सी एंड C1, ओके, बहुत बढ़िया। चलो शेड्यूल सी एंड C1, तो शेड्यूल सी एंड C1 में बायोलॉजिकल एवं स्पेशल प्रोडक्ट शामिल हैं, जैसे वैक्सीन, सीरा, टॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन, इंसुलिन, ये सब। क्वेश्चन नंबर 15 है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम। कौन सी दवा है जो कि जेनरिक नेम के अंदर मार्केटेड होती है, एनालिगिन, है ना, की कहते हैं मैप्रोबेमेट, ग्लूटेथामाइड या बार्बिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा मैप्रोबेमेट, इसका आंसर हो जाएगा मैप्रोबेमेट। देखो होता क्या है, जेनरिक नेम किसी दवा का ऑफिशियल नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है ना। जेनरिक नेम किसी दवा का जो होता है ना, देखो एक होता है ब्रांड नेम, जिसको हम लोग की कहते हैं, उसका नॉन ऑफिशियल नेम कहते हैं, यानी वो उसका अपना नाम नहीं है, मतलब कह सकते हो उसका ब्रांड नेम कुछ भी रखा जा सकता है, समझ रहे बात को, जिस ब्रांड के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। जैसे भैया पैरासीटामोल का ब्रांड नेम आपका क्रोसिन भी होता है, कालपोल भी होता है, अलग अलग। जेनरिक नेम को ऑफिशियल नेम, ये भी पूछा जाता है भाई, तो जेनरिक नेम को क्या बोला जाता है, तो ऑफिशियल नेम कहा जाता है, ठीक है। ब्रांड नेम क्रोसिन है, जेनरिक नेम पैरासीटामोल, ठीक है। हाँ चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रोसिन इज द ब्रांड नेम ऑफ, क्रोसिन किसका ब्रांड नेम है, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, इसका जवाब दीजिए। क्रोसिन किसका ब्रांड नेम है, क्रोसिन इज द ब्रांड नेम ऑफ, क्रोसिन किसका ब्रांड नेम है, तो पैरासीटामोल का ब्रांड नेम क्या हो जाएगा, क्रोसिन हो जाएगा। पैरासीटामोल का ब्रांड नेम क्या हो जाएगा, क्रोसिन हो जाएगा, करेक्ट। हाँ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है सर, थ्रू विच रूट इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज एडमिनिस्टर्ड, किस रूट के द्वारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड को एडमिनिस्टर किया जाता है। केरला फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जवाब दीजिए। थ्रू विच रूट इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता क्या है बताओ। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है ये आपका ब्रोंकियोडाइलेटर होता है, ब्रोंकियोडाइलेटर यानी आपके ब्रोंकियोल्स को डायलेट करता है। तो इसको किस रूट से देते हैं, सबक्यूटिव आस्थमा के पेशेंट में दिया जाता है, तो इसको इनहेलेशन के द्वारा दिया जाता है, इनहेलेशन, आंसर डी, इनहेलेशन के द्वारा दिया जाता है ना। तो इनहेलेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। तो थ्रू विच रूट इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज एडमिनिस्टर्ड, इनहेलेशन रूट, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर है, ठीक है। हाँ इनहेलेशनल रूट, तो ये देखो कुछ इसके इस तरीके से इसके इनहेलर आते हैं, जिसको कि पेशेंट मुंह में लगा करके इनहेल करता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड लीवोसल्बिटामोल वगैरह। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एक एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडाइलेटर है जो मुख्यतः आस्थमा एवं सीओपीडी में इनहेलेशनल रूट से दिया जाता है, करेक्ट। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 18, द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड अलाउड टू डिजॉल्व, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। बताओ भैया, राजस्थान फार्मासिस्ट 2014 का सवाल है कि भैया आप बताइएगा कि ये द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर टंग एंड अलाउड टू डिजॉल्व, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी जब दवा को हम लोग जीभ के नीचे रखते हैं और उसको डिजॉल्व होने के लिए अलाउ करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है। पेरेंट्रल में तो इंजेक्शंस आते हैं, ये नहीं होगा, जीभ के नीचे रखना सबलिंगुअल होता है, ओरल भी नहीं होगा, सबलिंगुअल हो जाएगा, जीभ के नीचे रखना सबलिंगुअल हो जाता है, ठीक है। सबलिंगुअल, जीभ के नीचे रखना सबलिंगुअल हो जाता है। तो सबलिंगुअल रूट में दवा जीभ के नीचे रखी जाती है, जहाँ वे सीधे रक्त में अवशोषित हो जाते हैं, वहीं से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाता है।
एडवांटेज है कि रैपिड एक्शन, फास्ट एक्शन शो करता है। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। बायो अवेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। एग्जाम्पल में नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है। नाइट्रोग्लिसरीन किस में यूज करते हैं? तो एंजाइना में यूज करते हैं। एंजाइना मतलब क्या होता है सर? चेस्ट पेन होता है। एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भैया क्या है? तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल ड्रग यूज एक्सेप्ट। अच्छा, इरेशनल, रेशनल ड्रग का मतलब क्या होता है और इरेशनल ड्रग यूज का मतलब क्या होता है, बताइए। तो रेशनल यूज ऑफ ड्रग मतलब है सही तरीके से दवा का उपयोग करना, ठीक है। इरेशनल यानी कि सही से नहीं। तो एक्सेप्ट बोल रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल, यानी गलत तरीका है दवा का यूज करने का। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन मतलब हो गया क्या कि कौन सा गलत तरीका नहीं है, यानी सही तरीका, यानी कौन सा गलत तरीका नहीं है। तो यूजिंग ड्रग्स इन कॉस्ट इफेक्टिव वे, ये तो भैया सही तरीका है। यही तो पूछ रहा है कौन सा इरेशनल नहीं है, यानी कौन सा गलत तरीका नहीं है। तो पहला क्या हो गया? एक्सेप्शन मतलब हो जाता है उल्टा, ठीक है। इरेशनल ड्रग पूछ रहा है ना कि गलत तरीका, लेकिन यहाँ बोल दिया एक्सेप्ट, यानी कौन सा गलत तरीका नहीं है। तो यूजिंग ड्रग्स इन कॉस्ट इफेक्टिव वे, ये तो सही है भैया, मैंने बताया ना, कॉस्ट इफेक्टिव वे में यानी सही तरीके से कम दाम में दवा का उपयोग करना, ये होता है कॉस्ट इफेक्टिव वे में, तो ये होता है, ठीक है। अननेसेसरी प्रिस्क्राइबिंग फॉर सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, ऐसा भी नहीं है, ये तो इरेशनल ड्रग यूज है। ओवर डोजिंग, अंडर डोजिंग, ये भी इरेशनल है। प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स ऑफ नो वैल्यू, ऐसा नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। हाँ, तो देखो भैया एक्सप्लेनेशन में कोस्ट इफेक्टिव ड्रग आर रेशनल यूज ऑफ ड्रग, कौन सा बोला है? कौन सा इरेशनल नहीं है, यानी रेशनल पूछ रहा है। तो कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग रेशनल यूज का भाग है। रेशनल यूज का मतलब होता है कि राइट ड्रग, सही दवा, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन एंड लोएस्ट कॉस्ट, यानी कि सही दवा सही डोज में, सही दौरान, सही ड्यूरेशन होना चाहिए और लोएस्ट कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में, ठीक है। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में राइट मेडिसिन, राइट पेशेंट, राइट एडवाइस। रुक जाइए एक सेकेंड, कौन है? हाँ नहीं, कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी बाहर से, तो मेरे को लगा क्या है नहीं है, थोड़ा चेक कर लिया जाए। चलिए, मैं अकेले था इसलिए मेरे को लगा कहीं कोई घुस तो नहीं गया घर भर में। राइट डोज, राइट ड्यूरेशन, राइट प्लेस, ये सब चीज़ें होती हैं रेशनल यूज ऑफ ड्रग में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, रेशनल ड्रग यूज कंसेप्ट इज प्रमोटेड बाय। रेशनल ड्रग यूज कंसेप्ट जो है वो किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है? रेशनल ड्रग यूज कंसेप्ट इज प्रमोटेड बाय ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ या WHO। रेशनल ड्रग यूज कंसेप्ट इज क्या कहते हैं, प्रमोटेड बाय। रेशनल ड्रग यूज किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है? तो रेशनल ड्रग यूज कंसेप्ट इज प्रमोटेड बाय, आंसर हो जाएगा वेरी गुड, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेशनल ड्रग यूज को प्रमोट किया जाता है। तो इस तरीके से आज का 20 क्वेश्चन कवर हो गया। ओके, तो चलिए अब रिजल्ट पर आते हैं कि भैया इस टॉप 20 क्वेश्चन में, एंड जो बच्चे हमारे इस क्या कहते हैं क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप भी, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है ना। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस कोर्स में आने के बाद आप कंटेंट वाले सेक्शन में आ जाइएगा। कंटेंट वाले सेक्शन में आने के बाद डेली क्विज प्रैक्टिस सेशन में आ जाइएगा। एंड अभी फिलहाल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट क्विज चल रहा है, तो इस क्विज में आ जाइएगा। एंड डे 1 to डे 10 में आ जाइएगा।
एंड जब डे 1 टू डे 10 में आएंगे तो अभी डे 6 तक क्विज हो चुका है, डे 4 का आज डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। तो चलिए इसका रिजल्ट हम लोग चेक करते हैं। ओके, चलिए भैया, तो रैंक 1 में स्टूडेंट कौन है? तो आज एक भी बच्चा नहीं है जो 20 में 20 लाया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है भाई, आपका मानना पड़ेगा कि इतने मतलब कहीं ना कहीं 19 क्वेश्चन सही हैं। सुशील कुमार पटेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया है, 19 मार्क्स उन्होंने सही किया है, 19 क्वेश्चन सही किया है। शिवांशु पाल जी 19 मार्क्स आया उनका 5 मिनट 45 सेकंड में, सेकेंड रैंक। रत्ना मिश्रा 3rd रैंक पर हैं, 18 क्वेश्चन सही किया इन्होंने। आकाश सिंह 17 क्वेश्चन सही किया इन्होंने, 4थे स्थान पर है। देवांशु साहू 5वें स्थान पर हैं, 17 क्वेश्चन सही किया है। राजेंद्र 17 क्वेश्चन सही किया इन्होंने, 6ठे स्थान पर है। जहीर शाह 7वें स्थान पर हैं, 17 क्वेश्चन सही किया है। दिव्यानी श्रीवास्तव 16 क्वेश्चन सही किया इन्होंने। भूपेंद्र सिंह 9 क्वेश्चन सही किया इन्होंने। एंड पुष्पेंद्र 10वें स्थान पर है, 15 क्वेश्चन सही किया इन्होंने। करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही अच्छे तरीके से करते रहिए कंटिन्यू, और तैयारी वगैरह अपना मेंटेन रखिए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना काम वगैरह करते रहिए, ताकि चीज़ें बिल्कुल आपके लिए कंफर्टेबल रहे। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है? ओके, हाँ। और जिनको डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप में जुड़ना हो तो आप हमारे साथ ये 8294775557 नंबर पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको हेल्प किया जाएगा। नहीं तो सेंट्रल फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।